चैप्टर 14 खाद्य सुरक्षा। परिभाषा: जब सभी लोगों के पास सभी समय पर्याप्त सुरक्षित व पोषण युक्त भोजन तक भौतिक, आर्थिक व सामाजिक पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे वह स्वस्थ व सक्रिय जीवन जी सकते हैं, तब इस अवधारणा को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। परिभाषाएं: जब सभी लोगों के पास सभी समय पर्याप्त सुरक्षित व पोषण युक्त भोजन तक भौतिक, आर्थिक व सामाजिक पहुंच सुनिश्चित होती है, जिससे वह स्वस्थ व सक्रिय जीवन जी सकते हैं, तब इस अवधारणा को खाद्य सुरक्षा कहा जाता है। यह परिभाषा 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इटली में आयोजित वर्ल्ड फूड समिट में अपनाई गई थी। यह परिभाषा 1996 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इटली में आयोजित वर्ल्ड फूड समिट में अपनाई गई थी। खाद्य सुरक्षा के 4 मुख्य स्तंभ या आयाम हैं। वो आयाम है: नंबर 1 उपलब्धता, नंबर 2 पहुंच, नंबर 3 उपयोगिता और नंबर 4 स्थिरता। नंबर 1 उपलब्धता: यह खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को दर्शाता है। उत्पादन, बफर स्टॉक तथा आयात से इसकी आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को दर्शाता है। उत्पादन, बफर स्टॉक तथा आयात से इसकी पूर्ति की जाती है। पहुंच: सभी लोगों तक तथा सभी स्थानों तक खाद्य पदार्थों की पहुंच होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ वहनीय, सस्ते होने चाहिए। लोगों की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। सामाजिक स्तर पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पहुंच है: सभी लोगों तक तथा सभी स्थानों तक खाद्य पदार्थों की पहुंच होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ वहनीय, सस्ते होने चाहिए। लोगों की क्रय शक्ति बढ़नी चाहिए। सामाजिक स्तर पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उपयोगिता: यह बताता है कि जब खाद्य पदार्थों का उपभोग किया जाता है, तब वे मानव शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, शरीर के लिए हानिकारक नहीं होने चाहिए तथा पोषण युक्त होने चाहिए। नंबर 4 है स्थिरता। इसका अर्थ है कि उपयुक्त तीनों स्तंभों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए, विशेषकर आपातकालीन स्थितियों में, जैसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध, महामारी आदि। भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयास। भारत में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। नंबर 1 हरित क्रांति, जिन्हें आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 1 हरित क्रांति। नंबर 2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। नंबर 2 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। 2007 में शुरू मुख्य उद्देश्य गेहूं चावल के उत्पादन को बढ़ाना था। 2025 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य व पोषण सुरक्षा मिशन कर दिया गया है। नंबर 3 है कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चलाई गई विभिन्न योजनाएं। नंबर 4 दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई मिशन। नंबर 4 है दलहन व तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए चलाई गई मिशन। नंबर 5 सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नंबर 6 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नंबर 6 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नंबर 7 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। 8 सक्षम आंगनबाड़ी। नंबर 9 है पीएम पोषण मिड डे मील योजना। पहले नाम था पोषण शक्ति निर्माण, जिनको मिलाकर पीएम पोषण मिड डे मील योजना। नंबर 10 है आईसीडीएस योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम आईसीडीएस। नंबर 11 है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एट इंडिया। फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एट इंडिया। FCI फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। FCI फुल फॉर्म है फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। नंबर 12 पर भारत में हरित क्रांति। पृष्ठभूमि: स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी और देश को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। स्वतंत्रता के बाद भारत में खाद्यान्न की भारी कमी थी और देश को अमेरिका से PL 480 योजना के तहत खाद्यान्न आयात करना पड़ता था। खाद्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने नई कृषि तकनीकों को अपनाया। कुछ प्रयास किए गए, परंतु उनका कोई बड़ा प्रभाव उत्पन्न नहीं हुआ, जैसे गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1961, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1964, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1961, गहन कृषि जिला कार्यक्रम 1964। प्रमुख व्यक्तित्व: हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। वर्ष 1966 में चली। फसलें: पहले गेहूं बाद में चावल। पहले इसमें गेहूं थे, बाद में चावल। मुख्य तत्व: उच्च बीज HYV, उच्च उत्पादकता वाले बीजों को बनाया गया। मेक्सिको में लोरमा रोजो 64 और सोनोरा 64 बोना गेहूं और भारत में कल्याण सोनालिका। मेक्सिको में लोरमा रोजो 64, सोनोरा 64 बोना गेहूं और भारत में कल्याण सोनालिका। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार: नहर, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग, कृषि का मशीनीकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। सरकार द्वारा MSP ऋण और खरीद व्यवस्था जैसी सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत हरित क्रांति के तहत प्रभाव वाले क्षेत्र थे। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। इन क्षेत्रों में सिंचाई और कृषि संसाधन अधिक उपलब्ध थे। उपलब्धियां: भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, विशेषकर गेहूं व चावल के मामले में। कृषि निवेश में वृद्धि हुई। कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग, कृषि का मशीनीकरण, किसानों की स्थिति में सुधार, वित्तीय समावेशन में वृद्धि, संस्थागत विकास जैसे FCI, CACP, IFFCO और IFFCO आदि। ये उपलब्धियां थी। सीमाएं: कृषि विकास में क्षेत्रीय असंतुलन के कारण लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। मुख्य रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला।
कृषि इनपुट की लागत में वृद्धि हुई। पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि मृदा क्षरण और भूजल की कमी। फसल पैटर्न मुख्य रूप से गेहूं और चावल की ओर झुका हुआ है। जैव विविधता का नुकसान हुआ। लाभ काफी हद तक सरकारी सहायता पर निर्भर है। लाभ काफी हद तक सरकारी सहायता पर निर्भर है। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियां। नंबर 1, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। रजत क्रांति अंडा व पोल्ट्री उत्पादन। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। और लाल क्रांति टमाटर मांस। लाल क्रांति टमाटर मांस। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। रजत क्रांति अंडा व पोल्ट्री उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये खाद्य प्रबंधन का एक तंत्र है। पीडीएस खाद्य प्रबंधन का एक तंत्र है। इसमें सरकार के द्वारा किसानों से खाद्य पदार्थों की खरीद की जाती है तथा लाभार्थियों में वितरित किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, ये एमएसपी पर किसानों से खाद्य पदार्थों की खरीद करती है, फिर भंडारण करती है। भंडारण से परिवहन के द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। फिर राज्यों से जिला डिपो को और जिला डिपो से उचित मूल्य की दुकान पर भेजा जाता है। फिर उचित मूल्य की दुकान से लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना व प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांटा जाता है। पीडीएस में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। पीडीएस में अंत्योदय अन्न योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। पीडीएस में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों की भूमिका होती है। केंद्र सरकार की भूमिका एमएसपी की घोषणा, खरीद, भंडारण, परिवहन एफसीआई द्वारा होता है। एफसीआई द्वारा खरीद, भंडारण और परिवहन। एमएसपी की घोषणा और राज्यों का आवंटन। केंद्र सरकार की भूमि में एमएसपी की घोषणा, खरीद, भंडारण, परिवहन एफसीआई द्वारा राज्यों का आवंटन। नंबर 5, राज्यों का आवंटन। राज्य सरकार की भूमिका होती है राज्य में वितरण, उचित मूल्य की दुकानों का नियमन, लाभार्थियों की पहचान करना और लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड बनाना। खाद्य सब्सिडी की गणना। खाद्य सब्सिडी की गणना। खाद्य सब्सिडी बराबर आर्थिक लागत माइनस केंद्रीय निर्गम मूल्य। खाद्य सब्सिडी बराबर आर्थिक लागत माइनस केंद्रीय निर्गम मूल्य। आर्थिक लागत बराबर एफसीआई की कुल लागत अर्थात भंडारण, परिवहन और खरीद की लागत। एफसीआई की कुल लागत का अर्थात भंडारण, परिवहन और खरीद की लागत आर्थिक लागत। केंद्रीय निर्गम मूल्य सीआईपी। केंद्रीय निर्गम मूल्य सीआईपी वह मूल्य जिस पर खाद्यान्न या अनाज को एफसीआई द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है। केंद्रीय निर्गम मूल्य वह मूल्य जिस पर खाद्यान्न या अनाज को एफसीआई द्वारा राज्य सरकार को दिया जाता है। चावल 3 रुपये प्रति केजी, गेहूं 2 रुपये प्रति केजी। खाद्य सब्सिडी का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा एफसीआई को किया जाता है। पीडीएस के तहत अनाज वितरण। गेहूं, चावल, मोटे अनाज। गेहूं, चावल, मोटे अनाज। कुछ राज्य अन्य पदार्थ भी वितरित करते हैं, खाद्य तेल, आयोडीन युक्त नमक, दाल आदि। राज्य के अंदर होने वाले सभी खर्चे राज्य सरकार द्वारा उठाए जाते हैं। यहाँ से पीडीएस का विकास पढ़ेंगे। पीडीएस की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध तथा 1960 के दशक में छोटे स्तर पर की गई। 1992 में आरपीडीएस की शुरुआत की गई। पुनरुत्थान पीडीएस आरपीडीएस। इसके तहत पीडीएस को दूरस्थ स्थानों इलाकों तक पहुंचाया गया। 1992 में आरपीडीएस की शुरुआत की गई। पुनरुत्थान पीडीएस। इसके तहत पीडीएस को दूरस्थ स्थानों इलाकों तक पहुंचाया गया। 1997 में टीपीडीएस की शुरुआत की गई, जिसमें बीपीएल परिवारों को लक्षित किया गया। 1997 में वर्ष 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसमें गरीबों में भी सबसे गरीब को लोगों को लक्षित किया गया। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके तहत 67% आबादी को कवर किया गया। ग्रामीण जनसंख्या का 75% और शहरी जनसंख्या का 50%। इसके तहत 67% आबादी को कवर किया गया। ग्रामीण जनसंख्या 75% और शहरी जनसंख्या का 50%। प्रति व्यक्ति माह 5 केजी खाद्यान्न आवंटन। प्रति व्यक्ति माह 5 केजी खाद्यान्न आवंटन। 3 रुपये प्रति केजी चावल और 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ। 1 रुपये प्रति केजी अनाज। 3 रुपये प्रति केजी चावल, 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ और 1 रुपये प्रति केजी अनाज। केंद्रीय निर्गमन मूल्य सीआईपी। प्रति व्यक्ति माह 5 केजी खाद्यान्न आवंटन। 3 रुपये प्रति केजी चावल, 2 रुपये प्रति केजी गेहूँ, 1 रुपये प्रति केजी अनाज। केंद्रीय निर्गमन मूल्य सीआईपी पर। इसके अलावा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 6000 रुपये मातृत्व लाभ। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी प्रति परिवार प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न। अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी प्रति परिवार प्रति माह 35 केजी खाद्यान्न। बच्चों, गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण सहायता। अप्रैल 2020 में कोरोना संकट के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई, जिसमें एनएफएसए के अतिरिक्त लाभार्थियों को 5 केजी अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। एनएफएसए के अतिरिक्त लाभार्थियों को 5 केजी अनाज मुफ्त। इस योजना की समय अवधि 7 बार बढ़ाई गई। 1 जनवरी 2023 को एनएफएसए के लाभ को गरीब कल्याण अन्न योजना में विलय कर दिया गया। 1 जनवरी 2023 को एनएफएसए के लाभ को गरीब कल्याण अन्न योजना में विलय कर दिया गया। 1 जनवरी 2024 को इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके कुल 82 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले परिवार कहा जाता है। पीडीएस की समस्याएं। एफसीआई के द्वारा विलंबित खरीद। एफसीआई के गोदामों की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है। एफसीआई भंडारण की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहा है। एफसीआई भंडारण की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहा है। एफसीआई के द्वारा विलंबित खरीद। एफसीआई के गोदामों की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है। नंबर 4 है परिवहन के दौरान बड़े पैमाने पर चोरी, लीकेज की समस्या। नंबर 5 केंद्र सरकार द्वारा जारी सब्सिडी में आमतौर पर देरी होती है। नंबर 6 राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार। नंबर 7 उचित मूल्य की दुकानों पर भ्रष्टाचार। नंबर 8
जनता में जागरूकता की कमी। नंबर 9 लाभार्थियों की पहचान, समावेश और निष्कासन की त्रुटि। नंबर 10 छद्म लाभार्थी की समस्या, प्रेत और बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्याएं। पीडीएस की समस्या का समाधान। नंबर 1 जीपीएस सक्षम वाहन का प्रयोग। जीपीएस सक्षम वाहन का प्रयोग, डिजिटल राशन कार्ड जो आधार से जुड़े हुए हैं, जिससे प्रेत लाभार्थी की समस्या को समाप्त किया गया है। लाभार्थी की पहचान की समस्या को हल करने के लिए पीडीएस को सार्वभौमिक बनाया गया है। पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी लागू किया जा रहा है। पीडीएस में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी लागू किया जा रहा है। उचित मूल्य की दुकानों के खुलने का समय एसएमएस द्वारा सूचित किया जाता है। पीडीएस की महत्वपूर्ण योजनाएं। एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन 2012, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन 2012। नंबर 2 है पीडीएस प्रणाली को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है, जिसे ईपीडीएस कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसकी फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2018 में लॉन्च किया गया। नंबर 3 आईएम पीडीएस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस। सीपीडीएस का एकीकृत प्रबंधन, सीपीडीएस का एकीकृत प्रबंधन। नंबर 4 स्मार्ट पीडीएस को लागू किया 2023 में पीडीएस की तकनीक में सुधार हेतु। स्मार्ट पीडीएस को लागू किया 2023 में पीडीएस की तकनीक में सुधार हेतु। स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। स्मार्ट पीडीएस को लागू किया 2023 में पीडीएस की तकनीक में सुधार हेतु स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म थ्रू टेक्नोलॉजी। नंबर 5 है वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। इस योजना के तहत पूरे भारत के लिए ही राशन कार्ड जारी किया जाता है, जिससे लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी लाभ प्राप्त कर सकता है। लाभार्थी की पहचान राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है, परंतु केंद्र सरकारों के द्वारा लाभार्थियों की केंद्रीकृत सूची बनाई जाती है। लाभार्थी की पहचान तो राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है, परंतु केंद्र सरकारों के द्वारा लाभार्थियों की केंद्रीकृत सूची बनाई जाती है। इस योजना का मुख्य लाभ प्रवासी मजदूरों को हुआ है। मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। नंबर 6 मेरा राशन ऐप लॉन्च किया गया। ये पीडीएस की महत्वपूर्ण योजनाएं हो गई। अब है भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियां। नंबर 1 चुनौतियां आर्थिक, गरीबी और बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति। आर्थिक में चुनौतियां हैं, नंबर 1 गरीबी और बेरोजगारी, और दूसरी है बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति। नंबर 2 है कृषि, कम उत्पादकता, खंडित भूमि जोत, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। नंबर 3 है पोषण संबंधी, अनाजों पर ध्यान केंद्रित करना, दालें बाजरा प्रोटीन आदि की उपेक्षा। अनाजों पर ध्यान केंद्रित करना, दालें बाजरा प्रोटीन आदि की उपेक्षा। नंबर 4 है शासन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार, गलत लक्ष्यीकरण और बहिष्करण संबंधी त्रुटियां। नंबर 5 है पर्यावरणीय, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, मृदा क्षरण। नंबर 6 है वैश्विक युद्ध, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं। ये भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौतियां हैं। आर्थिक, कृषि, पोषण संबंधी, शासन, पर्यावरणीय और वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई को संयुक्त रूप से जारी करते हैं। ये तीनों संस्थाएं जीएचआई को संयुक्त रूप से जारी करती हैं। नंबर 1 है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरी है वेल्थ हंगर लाइफ, तीसरी है इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नंबर 1 है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरी है वेल्थ हंगर लाइफ, तीसरी है इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। जीएचआई स्कोर की गणना 4 संकेतकों का उपयोग करके की जाती है। ये 4 संकेतक हैं। नंबर 1 अल्प पोषण, ऐसे लोग जिन्हें पर्याप्त कैलोरी वाला भोजन नहीं मिलता है, इसे अल्प पोषण कहते हैं। दूसरा है बाल क्षीणता, तीव्र कुपोषण के कारण बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई की तुलना में कम होना, तीव्र कुपोषण के कारण बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई की तुलना में कम होना बाल क्षीणता कहलाती है। नंबर तीसरा संकेतक है बाल अवरुद्ध वृद्धि या बाल बोनापन, लंबे समय तक कुपोषण के कारण बच्चे की लंबाई उम्र के अनुसार कम रह जाना, लंबे समय तक कुपोषण के कारण बच्चे की लंबाई उम्र के अनुसार कम रह जाना, ये बाल अवरुद्ध वृद्धि है। नंबर 14 संकेतक है बाल मृत्यु दर, खराब पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, खराब पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु। ये 4 संकेतक हैं। नंबर 1 अल्प पोषण, दूसरा बाल क्षीणता, नंबर 3 बाल अवरुद्ध वृद्धि, बाल बोनापन, चौथा बाल मृत्यु दर। 2025 में भारत की रैंक 123 देशों में से 102 पर, 123 देशों में से 102 पर जीएचआई स्कोर है 25.8%, गंभीर श्रेणी में जीएचआई स्कोर है 25.8%। जीएचआई की फुल फॉर्म है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसका स्कोर है 25.8%, गंभीर श्रेणी में है। अल्प पोषण 12.0%, जनसंख्या का 12.0%। बाल बोनापन 32.9%, बाल बोनापन है 32.9%, 5 वर्ष से कम आयु। और बाल क्षीणता 18.7%, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं 8.7%, बाल क्षीणता 5 वर्ष से कम आयु। और बाल बोनापन 32.9%, 5 वर्ष से कम आयु। बाल मृत्यु दर 2.8%, बाल मृत्यु दर 2.8%। खाद्य प्रसंस्करण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य कच्चे कृषि उत्पादों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक
विधियों द्वारा मूल्य संवर्धन करके उपभोग योग्य खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने से है। खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य कच्चे कृषि उत्पादों को भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक विधियों द्वारा मूल्य संवर्धन करके उपभोग योग्य खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने से है। इसमें सफाई, सुखाने और पैकेजिंग जैसी सरल तकनीकों से लेकर फ्रीजिंग, डिब्बाबंदी और फोर्टिफिकेशन जैसी उन्नत प्रक्रियाएं शामिल हैं। जैसे आलू चिप्स, टमाटर सॉस, दूध से दही, पनीर, मक्खन, आलू से चिप्स, टमाटर से सॉस, दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाना। प्राथमिक प्रसंस्करण मूलभूत उपयोग योग्य रूप में परिवर्तन। मूलभूत उपयोग योग्य रूप में परिवर्तन उदाहरण गन्ना, गुड़, गेहूं से आटा। गन्ना से गुड़, गेहूं से आटा, यह प्राथमिक प्रसंस्करण है। मूलभूत उपयोग योग्य रूप में परिवर्तन। माध्यमिक द्वितीयक प्रसंस्करण। माध्यमिक द्वितीयक प्रसंस्करण मूल्य संवर्धित खाद्य रूप। मूल्य संवर्धित खाद्य रूप माध्यमिक द्वितीयक प्रसंस्करण होता है। उदाहरण आटा से ब्रेड, दूध से पनीर, आइसक्रीम। दूध से पनीर, आइसक्रीम, आटा से ब्रेड, ये मूल्य संवर्धित खाद्य रूप है। माध्यमिक द्वितीयक प्रसंस्करण। तीसरा है तृतीयक प्रसंस्करण। अत्यधिक प्रसंस्कृत रेडी टू ईट या रेडी टू कुक सुविधा वाले खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तृतीयक प्रसंस्करण के तहत अत्यधिक प्रसंस्कृत रेडी टू ईट या रेडी टू कुक सुविधा वाले खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। उदाहरण इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन पिज्जा, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स। खाद्य प्रसंस्करण की आपूर्ति श्रृंखला। इसमें किसान संग्रहण केंद्र, प्राथमिक प्रसंस्करण संग्रहण केंद्र से मूल्य प्रसंस्करण केंद्र, फिर यहाँ से वितरक से खुदरा विक्रेता और यहाँ से उपभोक्ता तक पहुँचता है। किसान से लेकर मूल्य प्रसंस्करण केंद्र तक अपस्ट्रीम या बैकवर्ड लिंकेज कहा जाता है इसे। किसान से लेकर मूल्य प्रसंस्करण केंद्र तक, फिर वितरक से लेकर उपभोक्ता तक डाउनस्ट्रीम या फॉरवर्ड लिंकेज या डाउनस्ट्रीम होती है, वितरक से लेकर उपभोक्ता तक। और किसान से लेकर मूल्य प्रसंस्करण केंद्र तक अपस्ट्रीम या बैकवर्ड लिंकेज होता है, जिसे प्राथमिक प्रसंस्करण संग्रहण प्राथमिक प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM खेत से थाली तक खाद्य उत्पादों के प्रवाह प्रबंधित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM खेत से थाली तक खाद्य उत्पादों के प्रवाह को प्रबंधित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, रसद प्रदाताओं और खुदरा विक्रेताओं का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। आपूर्ति श्रृंखला को मोटे तौर पर अपस्ट्रीम उत्पादन पक्ष और डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता पक्ष गतिविधियों में विभाजित किया गया है। अपस्ट्रीम परिचालन यह आपूर्ति श्रृंखला के प्रारंभिक चरणों को संदर्भित करता है, जहां कच्चे माल की प्राप्ति और विनिर्माण संयंत्रों तक परिवहन किया जाता है, इसे अपस्ट्रीम परिचालन। दूसरा है डाउनस्ट्रीम संचालन। इसमें आपूर्ति श्रृंखला के अंतिम चरण शामिल हैं, जहां तैयार उत्पाद ग्राहकों को वितरित किए जाते हैं। इस चरण में भंडारण, परिवहन और ऑर्डर पूर्ति जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं। अपस्ट्रीम आवश्यकताओं में शामिल हैं कच्चे माल तक पहुंच, आधुनिक निष्कर्षण तकनीकें, किसानों के साथ अच्छे संबंध, अनाज, मांस, मछली जैसे कच्चे माल के लिए भंडारण सुविधाएं, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं और कार्यबल। अपस्ट्रीम आवश्यकताओं में शामिल हैं कच्चे माल तक पहुंच, आधुनिक निष्कर्षण तकनीकें, किसानों के साथ अच्छे संबंध, अनाज, मांस और मछली जैसे कच्चे माल के लिए भंडारण सुविधाएं, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं, कार्यबल। डाउनस्ट्रीम आवश्यकताओं में शामिल हैं नवीनतम प्रसंस्करण तकनीकी तथा मशीनरी, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, तेज वितरण के लिए संगठित खुदरा स्टोर और कार्यबल। डाउनस्ट्रीम आवश्यकताओं में शामिल हैं नवीनतम प्रसंस्करण तकनीकी तथा मशीनरी, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं, तेज वितरण के लिए संगठित खुदरा स्टोर, कार्यबल। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का महत्व। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को इसकी अपार संभावनाओं के कारण सनराइज सेक्टर कहा जाता है। 2026 तक इस उद्योग का बाजार मूल्य $535 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। $535 बिलियन तक। यह क्षेत्र विनिर्माण GDP में लगभग 7.7% का योगदान देता है और 8% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। यह क्षेत्र विनिर्माण GDP में लगभग 7.7% का योगदान देता है और 8% से अधिक की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। कृषि अधिशेष। भारत दूध, चावल, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों, सब्जियों और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कृषि अधिशेष। भारत दूध, चावल, दालों और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फलों, सब्जियों और गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। भारत में खराब भंडारण के कारण लगभग 30-40% फल और सब्जियां नष्ट हो जाती हैं। प्रसंस्करण इसे कम करता है। किसानों की आय दोगुनी करना। मूल्य संवर्धन और प्रत्यक्ष बाजार संपर्क के माध्यम से बेहतर मूल्य प्रदान करके किसानों की आय में वृद्धि होती है। खाद्य सुरक्षा। अधिशेष उत्पादन का भंडारण और प्रसंस्करण करके पूरे वर्ष खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। खाद्य सुरक्षा। अधिशेष और उत्पादन का भंडारण और प्रसंस्करण करके पूरे वर्ष खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। नियमित निर्यात क्षमता। भारत के प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों की वैश्विक स्तर पर उच्च मांग है। ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयां स्थानीय रोजगार सृजित करती हैं, जिससे प्रवसन में कमी आती है। ग्रामीण विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाइयां स्थानीय रोजगार सृजित करती हैं, जिससे प्रवसन में कमी आती है। पोषण सुरक्षा। प्रसंस्कृत और सुदृढ़ीकृत
प्रसंस्कृत और सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ भारत में कुपोषण और छिपी हुई भूख की समस्या का समाधान कर सकते हैं। पोषण सुरक्षा प्रसंस्कृत और सुदृढ़ीकृत खाद्य पदार्थ भारत में कुपोषण और छिपी हुई भूख की समस्या का समाधान कर सकते हैं। मांग में वृद्धि बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आय और उपभोक्ता प्राथमिकता बढ़ती मांग के प्रमुख कारक हैं। बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती आय और उपभोक्ता प्राथमिकताएं बढ़ती मांग के प्रमुख कारक हैं। खाद्य प्रसंस्करण की चुनौतियां हैं। खंडित आपूर्ति श्रृंखला। दूसरी है संविदा खेती भारत में अधिक सफल नहीं है। कोल्ड स्टोरेज व प्रशिक्षित वाहनों का अभाव। भारत के अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण अनौपचारिक क्षेत्र में है। आधुनिक तकनीक तथा मशीनरी का अभाव। नंबर 5 है आधुनिक तकनीक तथा मशीनरी का अभाव। नंबर 6 सस्ते ऋण व निवेश का अभाव है। कुशल श्रमिकों का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स संबंधित चुनौतियां। उपभोक्ता के ताजा खाद्य पदार्थों को अधिक वरीयता दी जाती है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण का स्तर कम है। यहाँ 10 से 20% ही खाद्य प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन किया जाता है, वहीं विकसित देशों में 40 से 60% तक किया जाता है। नंबर 11 है फसाई के कठोर नियम। FSSAI फसाई के कठोर नियम। सरकार की पहल और योजनाएं। नंबर 1 है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्थापना जुलाई 1988 में की गई। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 1999 में बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 1999 में बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र की सूची में शामिल किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। योजना में पहली है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नंबर 3 मई 2017 को आरंभ किया गया। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 3 मई 2017 को आरंभ किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI द्वारा क्रियान्वित। यह एक व्यापक योजना है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं। 3 मई 2017 को आरंभ किया गया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI के द्वारा क्रियान्वित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। मेगा फूड पार्क। दूसरा, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना। नंबर 1 है मेगा फूड पार्क। नंबर 2 एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना। नंबर 3 है कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना। चौथा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण। नंबर 5 है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना। नंबर 6 है मानव संसाधन एवं संस्थान। नंबर 7 ऑपरेशन ग्रीन्स। मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन एवं संस्थान। ऑपरेशन ग्रीन्स शुभारंभ नवंबर 2018 में। इसने शुरुआत में परिवहन और भंडारण क्षमता के विकास के लिए वित्तीय सहायता 50% सब्सिडी प्रदान करके टमाटर, प्याज और आलू TOP की कीमतों को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2021-22 में ऑपरेशन ग्रीन्स के दायरे का विस्तार करके 22 जल्दी खराब होने वाले उत्पादों TOP से टोटल को शामिल किया गया। टॉप टू ऑल। PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, PMFME, PM सुरक्षा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकरण योजना, PM सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग औपचारिकरण योजना। सूक्ष्म इकाइयों का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई वोकल फॉर लोकल असंगठित स्थानीय खाद्य प्रोसेसरों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। प्रमुख लाभ है सूक्ष्म इकाइयों के उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, 35% सब्सिडी, स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजारों तक पहुंचाने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग में सहायता, एक जिला एक उत्पाद ODOP दृष्टिकोण पर फोकस है। इस योजना के तहत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI स्कीम। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और खाद्य क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहित करना है। कंपनियों की वृद्धिशील बिक्री, इंक्रीमेंटल सेल्स और निवेश के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है। सब्सिडी। लक्षित क्षेत्र रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, RTC/RTE खाद्य पदार्थ, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, समुद्री उत्पाद और मोज़रेला चीज, प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, RTC/RTE खाद्य पदार्थ। लक्षित क्षेत्र। चैप्टर समाप्त।